जैसे ही सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, तो आज़ाद हिंद फौज हमारे ज़हन में जाती है। भारतीय सैनिकों या भारतीय लोगों की ऐसी फौज जो गुलामी के समय में अंग्रेज़ों को खदेड़ कर देश को आज़ाद कराना चाहती थी। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि आज़ाद हिंद फौज का विचार किसके मन में सबसे पहले आया, इसका गठन कैसे हुआ, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी और इसमें सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल था। तो जैसा कि आपको पता है कि 1942 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जो कि 1939 में शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता होगा कि दो ग्रुप थे। एक जर्मनी जापान वगैरह वाला था, एक फ्रांस अमेरिका ब्रिटेन इनका था, इनको मित्र राष्ट्र कहा गया, और जर्मनी वाला जो ग्रुप था उसको धुरी राष्ट्र कहा गया। तो भारत ब्रिटेन की तरफ से ही लड़ रहा था क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ, सिंगापुर को जापान ने जीत लिया और ब्रिटेन की फौज को हरा दिया। ब्रिटेन की फौज में भारतीय सैनिक भी थे। तो जैसे ही ब्रिटेन की फौज को जापान ने हराया, तो भारतीय फौज में यानी कि ब्रिटेन फौज में कैप्टन मोहन सिंह थे, वो जापानियों की तरफ हो गए और भारतीय सैनिकों को और भारतीय लोगों को संगठित करने लग गए, ताकि उनको संगठित करके एक सेना के रूप में अंग्रेजों को विरोध में खड़ा करके भारत देश को आज़ाद कराया जाए। क्योंकि उसी समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था। अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों में रोष वैसे ही व्याप्त था, तो इसका फायदा मोहन सिंह उठाना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे मोहन सिंह और जापानियों के बीच टकराव आ गया, क्योंकि कई मुद्दों पर उनकी सहमति नहीं बनी। जैसे कि वो जापानी चाहते थे कि आज़ाद हिंद फौज एक प्रतीकात्मक संकेतात्मक फौज हो, लेकिन मोहन सिंह चाहते थे कि एक बहुत बड़ी फौज लगभग 2 लाख सैनिकों की फौज हो। और मोहन सिंह को ये भी लगा कि जापान के लोग भारत पर अपना कब्जा करना चाहते हैं या भारत को जीतना चाहते हैं। इसी टकराव में जापान के द्वारा मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर 1943 में जर्मनी और जापान की पनडुब्बियों द्वारा सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर लाया गया। वहां से वो टोक्यो गए। टोक्यो में उनकी मुलाकात उस समय के जापान के प्रधानमंत्री मोजो से हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा भारत पर कब्जा करने का कोई भी विचार नहीं है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस वापस सिंगापुर आए और उन्होंने बड़ी सख्ती से आज़ाद हिंद फौज को खड़ा करने का काम कर दिया। उन्होंने एक महिला रेजिमेंट भी उस उसमें बनाई, जिसका नाम रखा गया रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, और इसकी प्रमुख थी लक्ष्मी सहगल जी। इसके बाद यहीं नहीं रुके, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ही एक स्वाधीन सरकार की स्थापना कर दी, यानी कि भारत के स्वाधीनता सरकार है हमारा भारत। उन्होंने भारत को आज़ाद मान लिया और एक स्वाधीनता सरकार की घोषणा कर दी। यहीं ये बात यहीं नहीं रुकती है, इसको जर्मनी जापान और उनके जो ग्रुप के देश थे उन्होंने उस सरकार को मान्यता भी दे दी। फिर क्या हुआ, बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस भारत में अंग्रेजों पर हमला करने के लिए आतुर थे और देश से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना चाहते थे। उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी को संबोधित किया और कहा कि हे देश के राष्ट्रपिता, हम युद्ध लड़ना चाहते हैं और भारत की आज़ादी का एक आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। इस प्रकार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहली बार इसी रेडियो संबोधन में कहा था। लेकिन नियति कुछ और थी। आज़ाद हिंद फौज ने भारत के हमला किया, उसी समय जापान की भी बुरी तरीके से हार हो गई और एक प्लेन दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की भी मृत्यु हो जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि जापान पर उसी समय लगभग 1945 में एक परमाणु हमला अमेरिका द्वारा किया गया, जिसके बाद जापान ने युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही जापान ने ये भी घोषणा कर दी कि हम अब कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। उसके बाद उस परमाणु हमले के बाद जापान, इस प्रकार यदि आज़ाद हिंद फौज से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो इसके फैक्ट्स आपको याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। इसके संस्थापक रास बिहारी बोस को माना जाता है
और इसको शक्ति दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। इसी आज़ाद हिंद फौज के अभियान के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ऐसे नारे दिए थे। दिल्ली चलो ये भी नारा दिया था और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था।